हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मैं सुधीर आउटी स्वागत करता हूँ हमारे अपने आउटी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्कूल लेवल में जो भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, बच्चों ने एग्ज़ाम क्यों देनी चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और आगे अपने दोस्तों को भी ये चैनल के बारे में सब शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, जिसमें मेंटल एबिलिटी के कुछ चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, मैथ्स के कुछ ट्रिक्स इंक्लूड होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से कंटेंट्स कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एग्जामिनेशंस। उसके बाद हम देखेंगे नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं अबाउट एग्जामिनेशंस। उसके बाद हम देखने वाले हैं डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशंस। उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी भी एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग। ये जो वीडियो है ये लास्ट तक आप लोग देख लीजिए, तो आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी भी एग्ज़ाम अगर प्रिपेयर करनी है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, हम कैसे भी कौन सी भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं कंक्लूजन्स। अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं। ये एनालिसिस है आपके सामने। जो जेईई एग्ज़ाम होती है, जो कि IIT की और NIT की कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होती है, इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए होती है। ये 2019 इस साल का एनालिसिस है। जो टोटल रजिस्ट्रेशंस हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे थे इस एग्ज़ाम के लिए, वो थे 9.5 लाख। उसमें से फर्स्ट स्टेज होती है जेईई मेन की। उसमें 1,61,319 इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए। सेकंड जो स्टेज होती है जेईई एडवांस की, उसमें 38,705 इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए। और फाइनली जो IIT में एडमिट हुए वो थे 8,700। मतलब 9.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से सिर्फ 8,700 ही IIT में एडमिशन ले पाए। मतलब सिर्फ अराउंड 1% स्टूडेंट क्या हो गए, क्वालिफाई हो गए। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कंपटीशन बढ़ गई है। अभी जो फ़िलहाल अपनी एजुकेशन सिस्टम है उसका प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं कि जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती है वो कौन से बेस पे होती है, क्या होती है। अभी फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। अभी यहाँ पे हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो सब्जेक्टिव बेस्ड मेथडोलॉजी है। सब्जेक्टिव बेस्ड मतलब क्या, अगर कल पेपर है तो उसमें सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन MCQ आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी सब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन है उसका 8-10 लाइन में हमें आंसर लिखना है। अगर वो आंसर इधर उधर भी होता है, मतलब 2-4 लाइन इधर की उधर होती है, फिर भी हमको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। फोकस कि हमें सिर्फ ग्रेड और परसेंटेज के ऊपर फोकस किया है, हमें कितना नॉलेज मिला है या कितना अंडरस्टैंड हुआ है वो सब्जेक्ट, वो पॉइंट, ये हम लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। हमारा भी फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि अरे कितने परसेंट मिले बच्चों को या कितने ग्रेड्स मिले, हम उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद फंडामेंटल्स, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल कि बच्चों के फंडामेंटल जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत फ़िलहाल हम लोग फेस कर रहे हैं। बच्चों की जो स्टडी हो रही है वो मशीन वर्क जैसी हो रही है। मतलब जैसे मशीन को बोलते हैं कि ये काम करना है, प्रिंट आउट देने हैं तो प्रिंट आउट आ जाते हैं, एंटर दिया तो प्रिंट आउट आ गए। वैसे ही बच्चों का हुआ है, होमवर्क करना है तो कॉपी पेस्ट, मतलब इधर का बुक के देख के इधर होमवर्क के बुक में लिखने का, उसका क्या मीनिंग आता है, क्या नॉलेज आ रहा है, ये बिल्कुल चेक किया जा नहीं रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मशीन वर्क। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, हमें आगे चल के कौन से भी क्षेत्र में जाना चाहते हो आप लोग, तो आपको ये जेई, नीट, CET ये तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आगे चल के आपको MPSC देना है, UPSC देना है, बैंक के अलग अलग एग्जामिनेशन है। तो आप कौन से भी क्षेत्र में जा रहे होंगे तो आपको कंपलसरी क्या करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही
देनी है। अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है? सो व्हाट इज़ नेसेसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एट स्कूल लेवल? सबसे पहले कि ये एग्ज़ाम देने के बाद जो कॉन्फिडेंस है या स्किल्स है ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़ेगा। उसके बाद इससे आईक्यू लेवल जो है बहुत अच्छे से डेवलप होने वाली है बच्चों की। जो एनालिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारे डेवलप होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ज़रिए। उसके बाद हर एक जो सब्जेक्ट है उसका डीपर नॉलेज आएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का इन डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ये डिटेल नॉलेज मिलने के बाद हमें बच्चों का कौन से क्षेत्र में इंटरेस्ट है ये पता चलने वाला है, और सबसे लास्ट में क्या है, हमें अवार्ड, स्कॉलरशिप ये तो मिलने वाला है। अभी ये एग्ज़ाम देने के कुछ भी ड्रॉबैक्स नहीं है, मतलब अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, अभी तक बोला गया है कि ये जो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उससे हमारा रेगुलर स्टडी जो है वो बहुत हैम्पर होती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ स्कूल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उसमें स्कूल का ही सिलेबस आता है, उसी स्टैंडर्ड्स का आता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग स्टैंडर्ड का आता है। तो अगर वही सिलेबस है तो वो रेगुलर स्टडीज़ के ऊपर कैसे हैम्पर होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। और अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो अगर हमारी जो जर्नी है अगर कुछ पहले स्टार्ट करते हैं, सो वी विल डेफिनेटली सक्सेस इन आवर करियर एज वेल एज इन द लाइफ। अभी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव होने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि कॉन्फिडेंस लेवल ये हमारा बहुत अच्छे से बिल्ड होने वाला है, और हमारे जो स्किल्स है वो बहुत बढ़िया तरीके से शार्प होने वाले हैं। ये एग्ज़ाम दे के हमारा आईक्यू लेवल डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, और रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ है ये भी हमारी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने वाली है। उसके बाद हर एक नॉलेज का, हर एक सब्जेक्ट का हमें बहुत अच्छे से नॉलेज मिलने वाला है, और ये हमें हेल्पफुल होगा बच्चों का करियर डिसाइड करने में। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स। अभी ब्रीफ अबाउट एग्जामिनेशन के बारे में हम ब्रीफली जानकारी लेते हैं। अभी ये जो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होती है, मतलब ये MCQ टाइप होती है। इसमें एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, और आपको 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी ये जो MCQ टाइप होते हैं तो इसमें फिक्स टाइमिंग है कि हमें टाइम दिया रहता है, राउंड फिगर 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में हमारे पास इसका टाइम अवेलेबल होता है। अभी ये जो भी टाइम गिवन है उसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है, वो क्वेश्चन पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है उसका मीनिंग, 4 ऑप्शन देखने हैं और एक ऑप्शन अप्रोप्रिएट वाला, राइट वाला सिलेक्ट करना है। और हमें अगर हमारी कैसी टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है, तो वहाँ पे आपको उसके ऊपर सर्कल करना पड़ता है, आंसर शीट के ऊपर सर्कल करना पड़ता है। तो लगभग सर्कल करने के लिए भी कितने 7 सेकंड लगते हैं। तो ये भी आपको हर एक सेकंड के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अभी हर एक जो एग्ज़ाम होती है उसका जो सिलेबस होता है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है, मतलब पहले से डिसाइड होता है कि उसमें क्या सिलेबस आने वाला है, क्या कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। अभी ये जो मेंटल एबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन आता है, और ये सिर्फ हमको स्कूलिंग में ही लगता नहीं है, ये आगे चल के आपको करियर में भी बहुत जगह पे लगने वाला है। अलग अलग एग्जामिनेशंस जैसे कि कैट, GMAT, गेट, MPSC, UPSC, उसके अलावा बैंकिंग के अलग अलग एग्जामिनेशंस है। सो इसमें ये मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके नाम में भी मेंटल है, लेकिन आप पढ़ के इसको मेंटल नहीं होने वाले हो, इसके आपको डेफिनेटली मेंटल पावर क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और कैंडिडेट्स का जो रैंक है वो नेशनल लेवल पे हम कहाँ पे है ये देख सकते हैं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, क्योंकि आगे चल के आपको नीट में या JEE में हमें ऑल इंडिया रैंक हमारा कौन सा है यही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें स्कूल में भी पता चलता है कि हमारा नेशनल रैंक क्या है, तो हम
अभी से तैयारी नेशनल लेवल के लिए कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ 7-8 एग्ज़ाम्स है टोटल। इसके बारे में इन डिटेल जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस कवर होता है, कौन से स्टैंडर्ड के लिए है, उसमें सिलेक्शन होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। और मैं नीचे वेबसाइट भी दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे। सो आप लोग डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके उस साइड पे पहुँच जाएंगे। सो फर्स्ट एग्ज़ाम है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये जो एग्ज़ाम है बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है। ये जो एग्ज़ाम होती है वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसमें जो सिलेबस कवर होता है ये NCERT ने प्रिस्क्राइब किया हुआ सिलेबस होता है। इसमें इस एग्ज़ाम में साइंस, मैथ्स, SST एंड मेंटल एबिलिटी ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। अभी ये जो NTSC एग्ज़ाम है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ये 2 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होती है। फर्स्ट स्टेज ये जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट में होती है वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करता है। इसकी जो रिटन एग्जामिनेशन होती है जनरली वो नवंबर के मंथ में होती है। महाराष्ट्र लेवल से जो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स है वो अपेयर होते हैं सेकंड स्टेज के लिए। ये सेकंड स्टेज में जो सिलेबस होता है वो NCERT का सिलेबस होता है और इसमें पूरे इंडिया से नेशनल लेवल पे बच्चे हिस्सा लेते हैं। और ये जो सेकंड स्टेज होती है वो नेक्स्ट ईयर के अप्रॉक्सीमेटली मई मंथ में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। NTSC के बारे में और एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, उसमें आपको NTSC के बारे में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स को है, क्या है। ये मैं डिटेल वीडियो आगे डालने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम है MTSC, दैट इज़ महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अभी ये बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है स्टेट लेवल, महाराष्ट्र स्टेट लेवल के लिए। अभी यहाँ पे बच्चों जो है वो 8वीं 9वीं और 10वीं के ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें जो सिलेबस कवर होता है वो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड का सिलेबस साइंस, मैथ और SST का कवर होता है और मेंटल एबिलिटी ये भी सब्जेक्ट इन तीनों स्टैंडर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होती है। स्टेज 1 जो है वो सिर्फ 8 और 9, 10 तीनों स्टैंडर्ड्स के लिए होती है, लेकिन स्टेज 2 सिर्फ 10 स्टैंडर्ड के लिए है। ये जो फर्स्ट स्टेज होती है वो टेंटेटिव नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में, मतलब जो एकेडमिक ईयर ख़त्म होता है तो उस मंथ में अप्रैल में होती है एग्ज़ाम। और इसके वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे दी है, वह उससे आप चेक कर सकते हो इसके डिटेल्स। तीसरी जो एग्ज़ाम है वो है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन। अभी इस एग्ज़ाम का मेन एम जो है वो सर्च करने हैं बच्चे जो कि साइंस में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उनको एनकरेज करना है ताकि उनका इंटरेस्ट साइंस के बारे में बना रहे। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 6 और 9 स्टैंडर्ड के बच्चे ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें जो सिलेबस आता है वो गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स का उसमें सिलेबस कवर किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस इसकी 3 स्टेजेस में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें रिटन टेस्ट लिया जाता है, वो टेंटेटिव अक्टूबर में लिया जाता है टेंटेटिव। उसके बाद सेकंड स्टेज में प्रैक्टिकल टेस्ट होती है बच्चों की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो साइंस के सब पार्ट्स है तो उनके प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। और स्टेज 3 जो रहती है उसमें ओरल टेस्ट होती है, यानी कि इंटरव्यू होता है बच्चों का, और एक आपको बच्चों को एक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ जो एग्ज़ाम है वो है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन। अभी ये बहुत पुरानी एग्ज़ाम है और ये बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम है। इसमें 5th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। इसमें जो सिलेबस आता है वो लैंग्वेजेस कवर होती है, मराठी और इंग्लिश, और जो मेन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर होते हैं इस एग्ज़ाम में वो है मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी। आपने अभी तक देखा होगा कि मेंटल एबिलिटी ये सब्जेक्ट बहुत जगह पे बहुत एग्ज़ाम्स में कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक ही स्टेज में होती है। जनरली ये एग्ज़ाम
नेक्स्ट ईयर के फेब्रुआरी में होती है और जिसमें रिटर्न टेस्ट ली जाती है। हमारी जो 5th एग्ज़ाम है वो है KVPY की, दैट इज़ किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये जो एग्ज़ाम है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। उसके लिए इसमें जो सिलेबस कवर होता है वो CBSE प्रिस्क्राइब करिकुलम के ऊपर का सिलेबस कवर किया जाता है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट स्टेज के लिए, जो कि 22 नवंबर में रहती है, और सेकंड स्टेज में उन लोगों का इंटरव्यू होता है। हमारी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ये NSTSC, दैट इज़ नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है। ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है, वो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करती है। और ये एग्ज़ाम सेकंड स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। ये सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को बैठ सकते हैं। इसमें जो सिलेबस कवर किया जाता है ये साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद मैथ्स और कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं। रिस्पेक्टिव क्लासेस के बच्चे रिस्पेक्टिव क्लासेस का सिलेबस इसमें कवर किया जाता है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें स्टेज 1 में होता है सिलेक्शन इज़ डन इन स्टेट बेस, मतलब हर एक स्टेट्स के बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। ये एग्ज़ाम 22 नवंबर में होती है। और सेकंड स्टेज में नेशनल लेवल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, और जो भी स्टूडेंट्स है उसको एक स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर उसको मिल जाते हैं तो वो एप्लीकेबल है स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद एक 7th एग्ज़ाम है विजडम मैथमेटिक्स एंड साइंस एग्जामिनेशन। अभी इसका मेन मोटो है कि बच्चों को इनकरेज करना मैथमेटिक्स के लिए और साइंस के लिए। इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ विजडम मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत बढ़िया इन्होंने सिलेबस कवर किया है मैथमेटिक्स का। इसमें 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें जो सिलेबस आता है वो तो अपने रेगुलर जो रिस्पेक्टिव क्लासेस है उसका तो होता है, लेकिन थोड़ा एडवांस सिलेबस इसमें कवर किया जाता है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें स्टेज 1 ही होता है। डायरेक्टली वो जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर के फेब्रुआरी में होती है। मैं लास्ट एग्ज़ाम बताना चाहूँगा जो है ओलंपियाड एग्जामिनेशन। इसको हम SOF बोलते हैं, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ये जो एग्ज़ाम होती है ये 1st स्टैंडर्ड से 12वीं के स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जाती है। मतलब जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन है तो NCO एग्ज़ाम होती है, साइंस है तो NSO होती है, अगर मैथमेटिक्स है तो IMO होती है, इंग्लिश है तो IO होती है। मतलब ये हर एक के लिए स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो आप लोग तो ये आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहाँ पे दे सकते हो। टॉप रैंकर्स सेलेक्ट होते हैं हर एक क्लास से और उनको स्कॉलरशिप अवार्ड दिया जाता है। अभी जो लास्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एग्ज़ाम रहने दो तो उसका प्रिपरेशन हम कैसे करने वाले हैं। फर्स्ट है कि डिटेलिंग ऑफ एग्ज़ाम, कि हमें एग्ज़ाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। डिटेलिंग मतलब पूरे डिटेल्स निकालने हैं कि उसका सिलेबस कौन सा होता है, हर एक चैप्टर कौन कौन से कवर किए जाते हैं, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है। उसका पैटर्न क्या होता है, कौन से क्वेश्चन में कितने पार्ट्स आते हैं, ये सारा हमें क्या करना है, पहले स्टडी कर लेना है। उसके बाद हमें टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब मैं अगर मुझे सारी चीज़ें अभी पता चल गई है, डिटेलिंग मिल गया है, तो मैं कौन से सब्जेक्ट को कौन सा टाइम, कितना टाइम देने वाला हूँ, मैं सुबह उठ के कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ। सो ये आपको टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। उसके बाद हमें देखना है कि स्टडी मटेरियल, सबसे पहले रिस्पेक्टिव जो आपके बोर्ड से उसके टेक्स्ट बुक्स आपको कवर करने हैं, अच्छे से उसको रीड आउट करना है। उसके बाद आपको CBSE ICSE बुक्स भी रेफ़र करने हैं आपके स्टैंडर्ड्स के, और लास्ट में रेफरेंस बुक भी आपको देखने हैं कि कौन कौन से रेफरेंस बुक इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद 4th स्टेप है कि आपको सब प्रीवियस एग्जामिनेशन के पेपर्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके उसका एनालिसिस करना है कि मुझे कितने मार्क्स मिले, मैं कोई क्वेश्चन को स्टक हुआ हूँ क्या, अगर स्टक हुआ हो तो उसका सोल्यूशन क्या है। आपको सारे ये क्वेश्चंस खुद को पूछने हैं, इवैल्यूएट करना है खुद को, और उसको
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने हैं, तभी आप लोग सक्सेसफुल कोई भी एग्ज़ाम में हो सकते हो। उसके बाद आपको हमेशा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना है। बहुत सारे निगेटिव चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हुए आएगी। एक सब्जेक्ट पढ़ के आप बोर हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और ख़ुद का कॉन्फिडेंस ऑलवेज इम्प्रूव करना है। और सबसे लास्ट वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। मतलब आपको जो भी कुछ आप पढ़ोगे तो उसका बीच बीच में रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक फार्मूला बुक मेंटेन करनी है जिसमें आप लोग इम्पोर्टेंट फार्मूलाज प्रिपेयर करोगे, इम्पोर्टेंट मैथ्स के फार्मूलाज वहाँ पे लिखोगे, बायोलॉजी के फिगर्स ड्रॉ करोगे। एक छोटी सी बुक मेंटेन करो कि जो आपको जब आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पूरा बुक पढ़ना नहीं है, सिर्फ वो फार्मूला बुक पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे इम्पोर्टेंट की डिटेलिंग ऑफ एग्जामिनेशन, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड इवेल्यूट योर सेल्फ एंड स्टे ऑलवेज पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। अभी हम लास्ट के पॉइंट पे पहुंचे हैं, कंक्लूजन्स, कि ये सारे एग्ज़ाम दे के हमें कंक्लूजन क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। सबसे पहले इट इज़ वेरी इसेंशियल टू प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन स्कूल्स, कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्कूल में देना बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि आपको आगे चल के कौन से भी क्षेत्र में करियर करना है तो आपको कंपलसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देनी है, इसको कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो हमें ये क्या करना है, बहुत पहले ही स्टेप्स उठानी है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्कूल लेवल में ही देना स्टार्ट करना है। स्टूडेंट गेट वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हमें जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कि आपको ये थ्रू आउट अपने लाइफ करियर तक यूज़ होने वाला है। अभी ये एग्ज़ाम का कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये एग्ज़ाम देख के हमें कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। इस एग्ज़ाम से हमें बहुत अच्छे से डीपर नॉलेज मिलने वाला है हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से हर एक सेंटेंस का, हर एक वर्ड्स का डीपर नॉलेज हर एक सब्जेक्ट में मिलने वाला है। और ये जो सब्जेक्ट हमें अच्छे से नॉलेज मिलने वाले हैं तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जानने के लिए, उसका करियर डिसाइड करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है सक्सेस और फेलियर इन एग्ज़ाम नेवर डिटरमाइनिंग योर लाइफ। मतलब अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप फेल होते हो या सक्सेस पाते हो, सो ये आपकी लाइफ डिटरमाइन नहीं करते हैं, आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते हैं। कौन से एग्ज़ाम में सक्सेस होना या फेल होना ये आपकी डिसाइड नहीं करेंगे लाइफ। सो इसमें अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो अच्छी बात है, और लेकिन अगर आप फेल भी होते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको थ्रू आउट लाइफ काम में आने वाला है। ठीक है, सो कॉन्टेक्ट अस, हमारी OT एकेडमी है बीड बाईपास पे औरंगाबाद में। सो यहाँ पे आप लोगों को सारी बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। उसके बाद रेगुलर सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है अलग अलग स्टैंडर्ड्स में वो भी हम कवर करते हैं। और सबसे लास्ट में जो आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब 11th 12th के कुछ टॉपिक 9th 8th में पढ़ना, 8th 9th 10th में पढ़ना, तो वो भी हम यहाँ पे आप लोगों के कवर किए जाते हैं। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। हमारा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है OT एकेडमी, वो आप डाउनलोड करके 3 दिन के फ्री डेमो लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाना पसंद आता है सो यू मे आल्सो ज्वाइन आवर एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।